प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं सत्यम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं satyam@www चैनल में। तो चलिए आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी इंग्लिश में इसको कहे तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए आज हम इसके फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दिया है रासायनिक अभिक्रिया का विवरण शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको शब्द के रूप में लिखा जाए तो वह सबसे सरल विधि माना गया है, सबसे आसान होता है उसको समझना। अब रासायनिक अभिक्रिया उसको शब्द के रूप में लिखें तो वो लगभग एक लाइन में ही हट जाएगा। अगर उस अभिक्रिया को हम एक्सप्लेन करें पूरा तो उसमें एक पन्ना से भी अधिक लग सकता है शायद। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। किसी पदार्थ अभिकारक का विघटन या उसका अन्य पदार्थों से संयोग होता है जिससे नए पदार्थ यानी प्रतिफल बनते हैं। यानी अपने शब्दों में अगर कहें तो यह कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर खुद से अपने में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अभिकारक यहाँ पर है कुछ और एक प्रतिफल है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। यानी अलग अलग जैसे हम बताएं कि दो या दो से अधिक पदार्थ, तो वही पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और यहाँ पर दिया है नए पदार्थ प्रतिफल, यानी अब वो संयोग कर लिए पदार्थ एक दूसरे से, अभिक्रिया की है, उसके बाद जो नया पदार्थ बना उसको प्रतिफल कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया है। अगर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ हाईलाइट किया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी हम आपको बताएं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो पदार्थ मिले रहते हैं वो अभिकारक होते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं वो प्रतिफल होते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अगर दोनों बराबर है तो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। इसमें अभी आगे और दिया है, अगर अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें दिया है कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो, यानी यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है कि असंतुलन है, तो इसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, या फिर इसको आप असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अभिक्रिया को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभक्त किया गया है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, यहाँ अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिक्रिया उसको दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो वर्गों पर विभक्त किया गया है। देखिए अब क्या है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन तो नहीं किया है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, लेकिन हम आपको बता देते हैं। उत्क्रमणीय वे होते हैं, मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया किया और प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ, तो आप चाहते हैं कि अब प्रतिफल से हम फिर से दोबारा से अभिकारक प्राप्त कर लें। अगर प्राप्त हो जाता है तो वे रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अगर वही एक बार प्रतिफल तैयार हो गया अभिकारक से और दोबारा से उस प्रतिफल से अभिकारक नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। अगला पॉइंट है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है
तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक भौतिक अभिक्रिया होती है। तो भौतिक अभिक्रिया यानी जैसे पानी से बर्फ़ बनना, तो फिर हम बर्फ़ से पानी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, जब रासायनिक परिवर्तन होगा तभी वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी नया पदार्थ का निर्माण होना चाहिए, उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन दिखना चाहिए कि अभिकारक में कुछ गुण ऐसा था जो कि प्रतिफल में नहीं हो या नया गुण आया हो, तो रासायनिक अभिक्रिया उस सिचुएशन में कहलाएगा। बिना किसी प्रकार का परिवर्तन हुए आप रासायनिक अभिक्रिया उसको नहीं कह सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ संक्षारण का डिफिनीशन बताया गया है कि कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, अम्ल मतलब तो आपको पता ही होगा, अम्ल एसिड, एग्जाम्पल में अगर कहें तो HCl, H2SO4, NaHCO3, HNO3, ये अम्ल हो गए। और आर्द्रता यानी जलवाष्प। आगे देखते हैं, इन सब के संपर्क में आने पर, जब धातु के ऊपरी परत पर ये सब संपर्क में आएगा तो उसको संक्षारित करेगा, उसको खराब करेगा। जब उसको खराब करेगा तो वही संक्षारण कहलाता है। अगला पॉइंट क्या दिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ क्या बताया है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक का मतलब आप समझ चुके हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। एकल उत्पाद बने मतलब एगो उत्पाद बने का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है CaO, यहाँ S लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ सॉलिड, ठोस है। H2O यानी जल, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में लिया गया है। CaOH ट्वाइस, यह है एक्वस यानी जलीय विलयन है। ठीक है। CaO यह होता है बिना बुझा हुआ चूना है, और जल दोनों मिलाने पर हमें एक उत्पाद प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल से आप, ये दोनों हो गया अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अभिकारक ये हैं, और ये है प्रतिफल। तो यहाँ पर हमें एक प्रतिफल प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे एकल उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसका जलीय विलयन लिया गया है, प्लस का चिन्ह, यानी ये अभिकारक हुआ, ये अभिकारक हुआ, तो अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह होता है। BaCl2, इसका भी जलीय विलयन लिया गया है। और रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा कि जब अभिकारक होता है और प्रतिफल, उसके बीच में यह तीर का चिन्ह जरूर रहेगा। अगर तीर का चिन्ह नहीं है यानी वह समीकरण गलत है या फिर वह रासायनिक समीकरण नहीं है। और देखिए उत्पाद क्या बना है, BaSO4 सॉलिड फॉर्म में मिला है, और NaCl जो कि नमक होता है, साधारण नमक का सूत्र है NaCl, इसका जलीय विलयन मिला है। तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान हुआ है। कैसे यह पता चल रहा है, जिससे इसका देखिए Na2SO4, तो यहाँ पर देखिए BaSO4, यानी इस यौगिक का जो SO4 आयन है वह इसके यौगिक में चला गया है, और इसका जो Cl2 आयन है वह इसके यौगिक में चला आया है। यहाँ पर देखिए NaCl2। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ क्या बताया गया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का
सिंपल में अगर कहें तो वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा दे, हीट दे या ऊर्जा दे, उसी को बोला जाता है। तो वो क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका सिंपल सा है जो दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका सिंपल उल्टा, एकदम सीधा उल्टा समझिए कि जो अभिक्रिया है बिना ऊर्जा के, बिना ऊष्मा के, वह घटित होगा ही नहीं। अब इसका देखिए हम अपने शब्दों में बताते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो घटित होने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊष्मा का अवशोषण करती है, वह ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए इस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं ऊष्मा और शोषी, यानी ऊष्मा को जो सोखता है वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं, इन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल उत्पाद, वहाँ पर हम देखे थे एकल के बारे में, यानी एक। यहाँ पर एकल अभिकर्मक यानी जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वे, तो एक अभिकर्मक हो, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए CaCO3 एक अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक है, अभिकर्मक है, ये कैसे पता चलेगा? रासायनिक समीकरण के बीच में जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह से पता चलेगा कि ये, तो उस चिन्ह से पता चलेगा। ये बीच में जो चिन्ह दिया हुआ है, तो इस जो जिस तरफ चिन्ह रहेगा तीर, उस तरफ होता है प्रतिफल और पीछे वाले भाग में होता है अभिकारक। तो यह एकल अभिकारक है, CaCO3 संगमरमर का सूत्र है, सॉलिड फॉर्म में है, इसमें ऊष्मा दिया जा रहा है, तो यह टूट गया दो भागों में। वही यहाँ पर लिखा है कि छोटे छोटे उत्पाद, यह उत्पाद हो गया, छोटे छोटे उत्पाद में टूट चुका है। ये देखिए पहला आपको बताए थे हम कि यह बिना बुझा हुआ चूना है, सॉलिड फॉर्म में मिला है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में मिला है। अगला देखते हैं, आगे दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं, ऊर्जा, ताप अथवा प्रकाश के रूप में मुक्त होती हैं। यह समझ रहे हैं क्या दिया हुआ है? रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं, ऊर्जा, ताप अथवा प्रकाश के रूप में मुक्त होती हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगा ही, ऊर्जा निकलेगा ही, ताप जरूर देगा या प्रकाश जरूर देगा वो। यह सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में नहीं, लेकिन अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। और यह केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आगे और वीडियो बनाने में प्रोत्साहित हों। और कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए क्या दिया है। अभिक्रिया विशेष में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अभिक्रिया हुआ और उसमें हमको दिखाई दिया या फिर हम पाते हैं कि ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है, ऑक्सीजन उसमें बढ़ा है, तो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ा है तो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, या फिर इसी को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी अभिक्रिया विशेष में ऑक्सीजन का ह्रास होना या हाइड्रोजन का योगदान होना को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसको हम अनाक्षी अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी इसमें हाइड्रोजन का योगदान होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि होगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी
और कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ह्रास हो। और अपचयन अभिक्रिया कौन है? जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ठीक है, और हाइड्रोजन का वृद्धि हो या योगदान हो, एक ही बात है। आगे देखते हैं। आगे है किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित या दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत आ रहा होगा, उसको हम बताते हैं, क्लियर कर देते हैं उसको। यहाँ बतलाया गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया यह क्या चीज़ है? तो यह जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसमें ऑक्सीजन का ह्रास भी हुआ और ऑक्सीजन का वृद्धि भी हुआ, हाइड्रोजन का ह्रास भी हुआ और हाइड्रोजन का वृद्धि भी हुआ। इसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं घटित हो रही हैं, इसीलिए इसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, इससे आसानी से समझ पाइएगा। देखते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिकारक हैं। Cu और CO2 प्रतिफल प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें से ऑक्सीजन यहाँ पर हट चुका है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास हुआ मतलब अपचयन अभिक्रिया हुआ, ठीक है। और हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ यहाँ पर, तो यह उपचयन अभिक्रिया है। तो इससे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर उपचयन हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, यहाँ लिखा हुआ है उपचयन, और यहाँ CuO यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ अपचयन हुआ है। तो अपचयन और उपचयन दोनों हुआ है, इसलिए इसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया एवं रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार ZnO प्लस कार्बन यानी Zn प्लस में CO, यहाँ Zn के साथ अपचयन हुआ है और C यानी कार्बन के साथ उपचयन हुआ है। अगला देखते हैं, आगे दिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली जटिल अभिक्रियाएं फोटोग्राफी एवं प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी वे सारी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं हो सकती हैं। वे सारी अभिक्रियाएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिया हुआ है फोटोग्राफी। पहले के ज़माने में इस समय जिस तरह से कैमरा है उस तरह से फोटोग्राफी नहीं किया जाता था। उस समय कुछ अलग प्रकार का होता था, जिसमें धूप में बहुत देर तक रुकना पड़ता था और धूप के बिना फोटोग्राफी करना संभव नहीं था, इसलिए यहाँ पर फोटोग्राफी दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण बिना प्रकाश का हो ही नहीं सकता है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं धीमी गति, कुछ मध्यम गति एवं कुछ अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं। हम पहले ही बताए थे कि यह फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का मुख्य पॉइंट दिया हुआ है, यानी हर इसके पॉइंट में संभव नहीं है कि डिफिनीशन ही किसी न किसी चीज़ का हो। इसमें कुछ तथ्य भी दिए हुए हैं। इसमें बतलाया गया है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया मध्य गति से होता है, कुछ तीव्र गति से होता है और कुछ अत्यंत तीव्र से होता है, कुछ धीमी गति से होता है। रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में बतलाया गया है। अगला देखिए, आगे दिया हुआ है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित होता है। स्पष्ट है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, अतः इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उधर हम द्विविस्थापन यहाँ पर देखे हुए थे पहले ही, यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया देखे हुए थे। अब यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। जो हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है, मात्र ये 2 पॉइंट बचे हुए हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो समाप्त करेंगे। पहले देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। यानी ये हो गया आयरन, फेरस और कॉपर सल्फेट, इसका जलीय विलयन है और ये सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया समझिए क्या होता है। जब किसी यौगिक का अणु किसी अन्य
परमाणु के साथ संयोग करके यौगिक बना लेता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी दो यौगिक हैं वे अपने आयन का आदान प्रदान, माने इस एक यौगिक का आयन दूसरा यौगिक ले लिया और दूसरे यौगिक का आयन दूसरा यौगिक ले लिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही यौगिक का आयन टूटकर दूसरे यौगिक के दूसरे परमाणु के साथ संयोग कर लेता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, फेरस है वह कॉपर सल्फेट के सल्फेट आयन का विस्थापन किया है और खुद से मिलाकर एक फेरस सल्फाइड बनाया है जिसका जलीय विलयन है और यहाँ कॉपर को विस्थापित कर दिया है। तो विस्थापन हुआ है यहाँ पर कॉपर का जो आयन है सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का नहीं हुआ यहाँ पर SO4 का हुआ है, विस्थापन हुआ है SO4 का और यहाँ पर कॉपर विस्थापित हुआ है। ठीक है, फेरस सल्फेट यहाँ पर बना है और कॉपर हमें अलग प्राप्त हो चुका है। अगला देखते हैं, CNG, LPG, LNG आदि गैस ईंधन है। ये ईंधन के नाम है, CNG है, LNG है, LPG है, ये सब गैसीय ईंधन है, यानी गैस फॉर्म में होता है। इसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है और तब इसको घर में यूज़ किया जाता है। यह LPG का उपयोग घरेलू कार्य के लिए होता है, घर में होता है, अन्य बाहरी वेल्डिंग वगैरह फैक्ट्री में किया जाता है। अगला देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। पहले आप समझिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया है क्या। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया। इस पूरे चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के ही बारे में देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें बदलाया गया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ कुछ अवशेष के रूप में प्राप्त हो, यानी वह पदार्थ उपयोगी न हो, अनुपयोगी हो, तो वह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। वही इसमें दिया हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है और वह अविलय लवण के रूप में हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि यह आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।